साहब, वो गलती से आपका माल मेरे पास आ गया। मोहब्बत में चीटिंग नहीं करता। सर, फायर कहां से आया? कोई तो है। टेक योर पोजीशन। You are surrounded! Drop your weapon! वाह माता जी वाह, ऐन वक्त पर धोखा दिया अपने भगत को। हम मर गए गा गा कर सिंह सवारी, लंका ढाएगी रावण की माता हमारी। मगर अब सिंह ना निकली, कुछ और ही निकली। आपने पूजा के बदले हमें घाव दिया है। बोलो, जवाब दो। बोलती क्यों नहीं? जबान कट गई? हौसले क्यों जवाब दे गए तुम्हारे? या फिर तुम भगवान ही नहीं? कैसी माँ हो? तेरे बच्चे कर्ब में तड़प रहे हैं, घाव खाए बैठे, और तू खामोश तमाशाई है। इंतजार कर रही है हमारी बर्बादी का। ठीक है, आज से तय हुआ, मैं तेरी पूजा नहीं करूंगी। अगले 24 घंटों में अगर जब्बार रिहा नहीं हुआ, पत्थर की इस मूरत को मैं अपने हाथों से पाश पाश कर दूंगी। जब्बार कैसे गिरफ्तार हो गया? मैंने तुम्हें कहा था ना कि उस कर्नल पे नजर रखना। सर, आपने कहा था नजर रखना, वो मैंने रखा हुआ था, मगर इस चक्कर में दर्जनों मुक्ति टाइगर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के हत्थे चढ़ गए और बंगाल के रजाकार गद्दारों ने पाकिस्तानी फौज को इंफॉर्मेशन दे दी और जब्बार साहब भी गिरफ्तार हो गए। जब्बार कहाँ कैद है? सर, ढाका सेंटर जेल में। जेल फौज की कस्टडी में आई या पुलिस की? नहीं सर, फौज की तवील में नहीं है, जेल तो पुलिस की जुरिडिक्शन में आता है। तो फिर क्या मसला है? जेल की दीवारें मुक्ति लीडर को कैसे कैदी बना सकती है? जब्बार के बगैर ग्राउंड पर हमारा दबदबा, हमारा टेरर, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारी तहरीक को सीरियस डैमेज हुआ है। अगर जब्बार जैसा कमांडर गिरफ्तार हो सकता है तो कोई भी गिरफ्तार हो सकता है। पुलिस को मिलाओ या जेल की दीवारें गिराओ, जजेस को रिश्वत दो, कुछ भी करो, मुझे जब्बार चाहिए, जब्बार। सर, अभी तो हम दीवारें नहीं गिरा सकते, वरना फौज हमें छोड़ेगा नहीं। और अभी तो वैसे भी कुछ मुमकिन नहीं है फरूक साहब। क्यों? साहब, कर्नल अफरा साहब आजकल जब्बार साहब की इंटेरोगेशन कर रहा है। कर्नल की मौजूदगी में हमारा चिड़िया भी वहाँ पर नहीं मार सकता। ज़रा कर्नल की तफ्तीश का शौक पूरा हो जाए तो जब्बार साहब हमारे दरमियान होगा। इस कर्नल का कुछ करना पड़ेगा।
अभी अभी हुई है आमद कि आज हम बहुत खुश हैं। एक शेर है, मैं खाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं खाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कमजर्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और यकीनन वो कमजर्फ आप ही हैं गुलफाम साहब। अरे नहीं नहीं सारा जी, मैं कहाँ वो कमजर्फ, वो तो आपके कवि नजरुल इस्लाम साहब, उनकी नज़म का बागी जब्बार, उस कमजर्फ का क्रियाक्रम हो गया आज। फौज ने गिरफ्तार कर लिया है उसे। मुबारकबाद कबूल फरमाइए। गुलफाम साहब, आपकी खुशी काबिले दीद है, मगर बहुत ही कम अरसे के लिए, क्योंकि ढाका की कोई भी जेल हमारे बागी को ज़्यादा देर अंदर नहीं रख सकती। और जब जब्बार साहब बाहर निकलेंगे ना, तो बस। पहली बात तो बेचारा लंबे अरसे के लिए लगता है बुक हो गया है, और दूसरा आपकी मुक्ति तहरीक का तो फिलहाल सत्यानाश हो गया है। उस एक कर्नल ने चुन चुन कर मुक्ति बानी वालों को ऐसा तबाहो बर्बाद किया है कि आपकी मुक्ति की जंग जंगे फरार बन जाएगी। फिर आपके टाइगर्स मैदान में नहीं, बिलों में छुपे मिलेंगे। गुलफाम जी, मेरे प्यारे गुल्लू। हाय, क्या कहा आपने? गुल्लू? जरा फिर से कहिएगा। गुल्लू जी, आप तो ढाका की जान है ना। ढाका की जान नहीं जनाब, आपकी जान कहिए, आपकी। जी जी, तो बताइए ना गुल्लू जी, आप मेरे कहने पे कुछ कर सकते? मैं आपके कहने पर जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। आप ऑर्डर लगाएं, करना क्या है? तो क्या आप पाकिस्तान छोड़कर अपने घर वाले, अपनी फैमिली को अलविदा कहकर यहाँ बंगाल में अपनी बाकी की ज़िंदगी बसर कर सकते? मैंने तो आपकी खातिर पहले ही सब कुछ छोड़ दिया है सारा जी। हाय, कितने अच्छे हैं ना आप गुल्लू जी। अब बस कायम रहेगा अपनी बात पे। जात का राजपूत हूँ जनाब, एक बार वचन दे दिया तो फिर गर्दन उतर सकती है, लेकिन जुबान से नहीं पलट सकता। अब तो जीना मरना यहीं बंगाल की गलियों में आपके साथ। तो फिर बताइए ना कि आपके घर कब आऊं मैं? मेरे घर? वो क्यों? रिश्ता मांगने। कभी शक्ल देखी है अपनी आईने में? तुम जैसे शख्स को तो मैं अपने घर का कूड़ा उठाने का काम भी ना दूं, अक्ल से भी अंधा और आंखों से भी। और मैंने कब कहा मेरे साथ रुककर यहाँ पे घर गृहस्थी से जाओ? तुम जैसे लोग जो अपने घर, अपनी मट्टी और अपने घर वालों को छोड़ सकते हैं, वो तो वक्त आने पर अपनी मोहब्बत को भी औने पौने दामों पर बेच सकते हैं। तुम्हारे खिलाफ ना गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए, वो भी मगरबी पाकिस्तान की अदालत में, और सजा के तौर पर तुम्हें सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए।
सबसे अच्छी खबर तो आज आई है अशफाक साहब। क्यों सर, ढाका में असेंबली का इजलास बुला लिया क्या? इजलास भी बुला लिया जाएगा। फिलहाल तो जब्बार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बंगाल में कुछ अमन आ जाएगा। नहीं सर, मुश्किल है। मुफ्ती बानी का रिएक्शन आएगा। रिएक्शन? क्या मतलब? मतलब ये कि मुफ्ती बानी प्रोटेस्ट तहरीक चलाएगी, जिसकी गूंज पाकिस्तान तक सुनाई देगी। भाई गूंज का तो पता नहीं, लेकिन जब्बार का जो अरेस्टिंग ऑफिसर है ना, वो एक कर्नल है। कर्नल के बारे में हमने ये सुना है कि वो क्रिमिनल्स का कच्चा चट्टा खोल देता है और फिर क्रिमिनल्स की गूंज बहुत दूर तक जाती है। बड़े बड़े सूरमा उस कर्नल के सामने तोते की तरह बोलने लगते हैं। मुफ्ती फोर्स का अभी आपको अंदाजा नहीं है जैदी साहब। ये आपका कर्नल धरे का धरा रह जाएगा। जो हालात आपके मुफ्ती बानी ने पैदा कर दिए हैं ना, फौज को ऑर्डर नहीं है, इसलिए वो सब्र किए बैठे हैं, वरना तो इनका अंजाम बहुत बुरा होना था। एक कार्रवाई की अभी फौज ने, तो आपकी मुफ्ती बानी का सबसे बड़ा लीडर जेल में है। जरा सी और कार्रवाई कर दी ना, तो पूरी की पूरी मुफ्ती बानी हिंदुस्तान में जाके पनाह लेगी। असेंबली का सेशन बुला के शेख मुजीब को वजीर आजम बना दें, सारा मसला खत्म। मुजीब के वजीर आजम बनने के बाद मसला मजीद गंभीर हो जाएगा। यार मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि जब मुजीब को पता है कि वो जीत चुका है, तो फिर ये 6 पॉइंट लेके क्यों बैठा हुआ है अब तक? मुजीब के वजीर आजम बनते ही बंगाल की सारी महरूमियाँ ख़त्म और इख्तदार बंगालियों को मुंतकिल हो जाएगा। फिर अलग ज़ुबान, अलग फ़ौज, अलग करेंसी की ज़रूरत क्या है, जब ताकत ही अवाम को मिल जाएगी बंगाल के। समझ नहीं आती कि फिर ये 6 पॉइंट का होना क्यों है? बंगाल के लिए तो विन विन सिचुएशन है जैदी साहब। ना असेंबली का इजलास होगा, ना 6 पॉइंट मंजूर, तो बांग्लादेश तो बनेगा ना। दोनों सूरतों में जीत तो हमारा। यार आपकी अकल पे मातम करने को जी चाहता है वाकई। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की अजीम शान वजारत उज़्मा को छोड़कर एक छोटे से मुल्क बांग्लादेश की सरबराही हासिल करने में कौन सी अक्लमंदी होगी? कम से कम पाकिस्तान की गुलामी से तो निजात मिल जाएगा ना। भले पूरा का पूरा बंगाल हिंदुस्तान की गुलामी में चला जाए, ये आपको मंजूर है? ये मैडम नहीं, बला है बला। ए दादा, आहिस्ता आहिस्ता बोल। मैडम काली माता की भक्त है और उसके पास काला इल्म भी है। दूर से बात सुन लेती है और दिलों में झांक भी लेती है। हे, क्या ये चुड़ैल है या जिन जो हमारे खून के अंदर अंदर तक उतर जाएगी और दिमाग की दही बना देगी? दिमाग घुमा देगी तेरा, इतना जानता हूं मैं। आओ भाई बंगाल के शेरों, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। बड़ी बात, अपने ही लीडर जब्बार को गिरफ्तार होता देखते रहे हैं, और ना ही शर्म से डूब मरे और ना ही इज्जत के किसी मुकाम पर जा पहुंचे। वो कर्नल, क्या नाम है उसका? अफरा से आप, जैसे कुकाफ से आया कोई जिन। तुम लोगों को मदहोश करके तुम लोगों के सामने से अपना शिकार ले गया, तालियां पीटते रहे हैं, या फिर जिंदा लाश बनकर वीरान आंखों से सारा नजारा देखता रहे? मैडम, आपके जब्बार साहब हिंदुस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया है। सवाल तो हिंदुस्तान वालों से बनता है कि इतनी हल्की ट्रेनिंग हमरा मुफ्ती लीडर्स को दी कि कर्नल ने धूल की तरह बूम उड़ा दिया। हिंदुस्तान ने सिर्फ ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी ली है। अब कर्नल को देखकर
तुम्हारे कमांडर बाजू में शक्ति ना रहे और तुम्हारे साथी गीदड़ की तरह भाग जाए तो उसमें हिंदुस्तान का क्या कसूर? मैडम आप बिल्कुल चिंता ना करें। जबार जब साहब, हम बोल रहे हो ना तो सिर्फ सुना करो, क्योंकि हम बात दोहराते नहीं और गलतियां भूलते नहीं। हमारे काम में गलतियां सिर्फ गुनाह हैं, सिर्फ गुनाह, और गुनाह माता जी के आगे बलिदान से ही धुलती हैं। और से सुनो, हिंदुस्तान से हम यहाँ अपनी नींदें सुकून सब बर्बाद करके आए ताकि तुम्हें आज़ादी दिला सके। तुम लोग इस काबिल होते ना तो अपने जोरे बाजू पर अपना मकसद हासिल कर चुके होते, मगर ऐसा नहीं हुआ ना, हमें आना पड़ा। तुमको ट्रेनिंग दे रहे हैं, पनाह दे रहे हैं, तुम पर अपनी लक्ष्मी लुटा रहे हैं और सिर्फ एक बात की डिमांड कर रहे हैं कि अपनी अक्ल को कम से कम इस्तेमाल किया करो। कर्नल अफरासियाब की टीम में हमारे जैकल तैयार करो। इसे सीधे तरीके से ट्रैप करना मुमकिन नहीं। कर्नल अफरासियाब के अंदर के लोग ही इसकी लंका ढाएंगे। जब्बार साहब को जैसे तैसे जेल से निकालो, जजों को खरीदो या जेल की दीवारें गिरा दो, मुझे जब्बार चाहिए। शाला हमारा किस्मत ही खराब है। उधर उन पंजाबी लड़कियों ने हमारा दिमाग खराब किया हुआ है। इधर ये शाली हिंदुस्तान की मिलिया जो तलवार लेके हमारे सरों पर राज रही है। गलती शोला, गलती का मतलब है बलिदान, तुमरा और हमार खून का बलिदान। तो तुम हो जब्बार ऑफ बंगाल। कर्नल, तेरी जुराइम की लिस्ट बहुत लंबी है। बैंकों को लूटना, मासूम शहरियों का कत्लेआम, इंडिया जाकर रॉ से ट्रेनिंग लेना। तू लीडर है या इंदिरा गांधी का प्यादा? कर्नल, इंदिरा जी का नाम तमीज से लेना। तेरी सरस्वती मां लगती है। मां से ज्यादा लगती है, भगवान लगती है, भगवान। और हां, ये जो मेरे जराइम की लिस्ट तू ऊंचा ऊंचा पढ़ के सुना रहा है ना, इसमें एक जुर्म का इजाफा और कर ले। मैं तेरा मुल्क तोड़ने जा रहा हूं। रुक सकता है तो रोक ले।
हाँ है तो सही, बहुत मशहूर और तारीखी जगह है। अरे वाह मेजर साहब, आपने तो अपनी जवानी लुटा दी फौज की मुलाजमत करते करते। क्यों इन खूबसूरत आंखों और दिलनशी मुस्कुराहट को दुश्मन बनाए फिरते हैं? दे दे इन्हें जो ये मांग रही हैं। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ही है ना, इसमें आपका क्या जा रहा है? हाँ, लेकिन उल्टा बांग्लादेश की फौज में आपको मेजर की जगह कर्नल का रैंक दिया जा सकता है, और आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। मुझे भी चाहेंगे तो मैं आपकी। बंगाल से हो तुम? कोई शक? क्या मैं खूबसूरत नहीं? क्या मुझ में कोई कमी है? बोलो, मुझ में कोई कमी है? वफा की कमी है तुम में, और अगर वफा नहीं तो दुनिया का खूबसूरत से खूबसूरत चेहरा भी घना जाता है। तो आपको कैसे पता कि मुझ में वफा की कमी है? अगर तुम में वफा होती तो बंगाली होकर पाकिस्तान के साथ वफादारी करती, ना कि पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिलकर अपनी ही सरजमीन के साथ गद्दारी करती। पाकिस्तान से वफादारी करके हमें मिला ही क्या है? भूख और फाका कशी। आप लोगों ने तो बंगाल को अपनी कॉलोनी बनाकर लूट लिया। पंजाब और इस्लामाबाद की हर सड़क से पटसन की महक आती। तुम्हें रॉ वालों ने बंगाल की तारीफ पढ़ाई है, इसलिए तुमसे क्या शिकवा करना। बरतानवी राज की 2 सदियों की बदहाली का मौजना अगर पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक की बंगाल की तारीख से किया जाता तो तुम ये फजूलियत ना बोल रही होती। वो बंगाल जहाँ पे आज़ादी से लेके आज तक कोई एक आला सिविल अफसर बंगाली न था, वहाँ आज पटसन की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं। पाकिस्तान की आला सिविल सर्विस तारीख का सबसे बड़ा कोटा पंजाब की जगह बंगाल को मिला है। वहाँ उर्दू के साथ साथ बंगाली को भी कौमी ज़बान मानना है सबने। जाओ जाके 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो। तो कोटा सिस्टम देखकर हम पर कोई एहसान किया है क्या आपने? और अगर बंगाली को आपने कौमी ज़बान माना ही है तो ये उर्दू को क्यों हमारे साथ टांग दिया आपने? हाँ, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें उर्दू ज़बान से इतनी नफरत क्यों है। मुझे पंजाबी हो के पंजाबी ज़बान की जगह उर्दू ज़बान बोलने और उसे कौमी ज़बान मानने में कोई मसला नहीं है, और फिर तुम्हें बंगाली हो के उर्दू ज़बान से इतनी नफरत? क्या ये मुक्ति भानी वालों में शामिल होने की कोई शर्त है कि जहाँ पाकिस्तान के चारों सूबों से नफरत करो और आखिर में मजलूम बन के अवामी लीग की तरह अपनी सियासत चमकाओ? तुम्हारी सारी बातें मेरी तो समझ से बाहर है। खैर, ऑफर तुम्हारे सामने है, आगे तुम्हारी मर्जी। हम पंजाब से यहाँ ढाका हज़ारों मील दूर अपना सुकून बर्बाद करके सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं कि यहाँ बंगाल में अमन रहे और यहाँ के लोग हिंदुस्तान के वरगराने में ना आ जाएं। मगर तुम्हारा तो रॉ वालों ने इतना ब्रेन वॉश किया है कि तुम अपने ही भाइयों के सामने बगैर किसी शर्मो हया के उसी इज्जत को लुटाने के लिए तैयार हो कि जिस इज्जत की हिफाजत के लिए हमें यहाँ पोस्ट किया गया। यहाँ सिर्फ एक मर्द से नहीं, पाकिस्तानी फौज के एक अफसर से तुम्हारा वास्ता पड़ा है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, और तुम्हारी पेशकश को सोचना भी मैं अपने ओहदे की तौहीन समझता हूँ। जिस ओहदे की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए मुझे पाकिस्तानी फौज ने ट्रेन किया और यहाँ भेजा है। अरे भाई, ना तुम क्लास में आते हो ना हमसे मिलते हो। निजाम भी तुम्हारा पूछ पूछ के थक गया और तुम वो यहाँ मजनू बने बैठे हो। अदनान मेरे यार, बस मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत हो गई? उफ, क्या क्या इल्म दानिश के ख्वाब लेके तुम्हारे और निज़ाम के साथ मैं यहाँ लाहौर से ढाका यूनिवर्सिटी आया, और क्या से क्या हो गए। निज़ामुद्दीन जीनत के इश्क में बह गया, और ना दुनिया का रहा ना तालीम का रहा।
और एक तुम में भी मोहब्बत हो गई। वैसे बेटा, ये पहला इश्क ना बहुत खतरनाक होता है। अल्लाह बचाए तुझे इस आतिश से मेरे दोस्त। पहला इश्क नहीं तो ये तो मेरा 5वां इश्क है। 5वां इश्क? अबे तू पागल है, 5वां इश्क? अगर दिल में इंसानियत के लिए बहुत बड़ी जगह हो ना तो 5 तो क्या 10 इश्क भी मुमकिन है। ओ भाई कितनी बड़ी जगह। बेटा तू एक काम कर, आज ही दिल के डॉक्टर के पास जा और अपना चेकअप करवा, ताकि तेरा पता लगे दिल कितना बड़ा है और उसमें कितने चैम्बर्स हैं। फिर 4 दफा इश्क करके तू रजा नहीं है। वैसे ये अब की बार किससे इश्क हुआ है आपको? बंगाल से। बंगाल से या सारा से? अरे मोहब्बत में पर्दादारी लाजिम है ना, उसका नाम लब पर नहीं ला सकता। ये पर्दादारी रखनी है तो फिर मुझसे मुशावरत क्यों कर रहे हो? अरे यार बैठ ना, तू तो मेरा आखिरी सहारा है और वैसे भी तू इश्क में बड़ा एक्सपर्ट है। तू मुझे बता ना कि मैं उसे कैसे इजहार करूं। उसको देखते ही मेरी जुबान लड़खड़ाने लग जाती है और शायरी काफ़ी और रदीफ से बाहर निकल जाती है। यार गुलफाम, ये जो दिलों के मामलात होते हैं ना, इसमें हमेशा नुकसान का अंदेशा होता है। तो एक काम कर, तू उसको ना इजहार कर दे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भाई, वो तुझको चपेट लगा देगी या अपने भाइयों को बुलाएगी और तेरी पिटाई करवा देगी या यूनिवर्सिटी से सस्पेंड करवा देगी। और क्या भाई, तू उसको बता दे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा प्यारे, तेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हाँ, तूने निज़ामुद्दीन को भी यही मशवरा दिया था? निज़ामुद्दीन का मामला मुख्तलिफ था। जीनत बंगाली ज़रूर है मगर उसका ताल्लुक लाहौर से है। यहाँ कोई उसका खैर ख्वाह नहीं है जो जीनत की खातिर निज़ामुद्दीन से लड़ाई लेगा। यार मैं तो पंजाब और बंगाल के दरमियान मोहब्बत का पुल बांधने निकला हूँ। मेरा मिशन बहुत अजीम और मेरी सोच बहुत बुलंद है और मेरे इरादे हिमालय से भी ज़्यादा ऊंचे हैं। वेरी गुड, पर ध्यान रहे ये हिमालय पे जाते जाते आपके हौसले लड़खड़ा ना जाएं और आपकी हिम्मत जवाब न दे जाए, क्योंकि बेटा वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। बंगाल का दिल जीता वो खाला जी का घर नहीं। मैं तो बस दुआ ही कर सकता हूँ आपके छठे इश्क के लिए। छठा नहीं, 5वां। वो कौन सा नेक काम है? सर पकड़ के क्यों बैठे हो भाई, क्या हुआ है? बाबा जान का फोन आया था, मेरी शादी के हवाले से पूछ रहे थे मुझसे। उनकी ज़हन में किसी महारानी का खाका खिंचा है, उसी से मेरी शादी कराना चाह रहे। तो तूने जीनत की बात नहीं की उनसे? बाबा जान की भारी भरकम आवाज़ के सामने मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। और वैसे भी यार वो एक रिवायती किस्म के इंसान है, उनके सामने अपनी मोहब्बत का जिक्र करूं, ये तो ऐसा ही होगा जैसे क़यामत को दावत दे दूं। यार देख, लड़की का अता पता ही नहीं है। माँ उसकी बंगाली है, बाप उसका पंजाबी है, अजीब कंफ्यूजन सी है। बेहतर होगा उसको भूल जा। तुझे पहले भी बताया था, शादी अगर करूंगा तो सिर्फ सीनत से। मेरी रगों में भी उसी खानदान का खून दौड़ता है, हार मैं भी नहीं मानूंगा। सभी छुट्टियों पे जा रहे हैं ना लाहौर, वहां जाके अम्मी से बात करूंगा, वही संभालेंगी। चलो शुक्र है यार, तुम्हारी यूनिवर्सिटी की सस्पेंशन तो खत्म हुई। अरे क्यों ना होता, इतना बड़ा फंड दिया यूनिवर्सिटी को। चल भाई हम निकलते हैं, कुछ हफ्तों बाद मुलाकात होती है फिर। बता, लाहौर से तेरे लिए कुछ लेके आऊं? हाँ ना यार, सुना है तेरे लाहौर में एक बाजार हुस्न भी है, जहाँ हुस्न खुशबुओं की तरह बिखरा हुआ है ना? हाँ है तो सही, बहुत मशहूर और तारीखी जगह है। मेरी जान, कोठी के भी कुछ असूल होते हैं। एंट्री का रास्ता तो एक ही, तमाशबीन आते हैं भरे हुए पैमानों के साथ और वापस जाते हैं खाली हाथ। अगर तुझे इतना ही शौक हो रहा है ना, तो नेक्स्ट टाइम चलिए हमारे साथ लाहौर, दिखा देंगे तुझे बाजार हुस्न।
पक्का ना? चल ठीक है, डन हो गया। देख तू पैसे वाले इस्लामी है यार, यार यारों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। चल भाई, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ओके बड़ी। ओके। हम अंधेरों से निकल कर भी अंधेरों में रहे। थी बहुत बेनूर सुबहें, थी बहुत बेनूर सुबहें, चांदनी रातों के बाद हुए तुम अजनबी, हुए तुम अजनबी। कितनी मदारातों के बाद हुए तुम अजनबी, हुए तुम अजनबी। कितनी मदारातों के बाद। जम गए हैं अब तो आँखों में धब्बे वो खून के। जम गए हैं अब तो आँखों में धब्बे वो खून के। हम समझते थे, हम समझते थे कि धुल जाए